द डीप डाइव के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज की चर्चा उन सभी के लिए बहुत खास है जो एनडीए या सीडीएस या फिर एसएससी और बैंकिंग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। इन परीक्षाओं में इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन कितना बड़ा रोल प्ले करता है ये हम सब जानते ही हैं। हाँ, और आज का हमारा जो स्रोत है यानी सोर्स, वो एडवांस टेंस और टाइम एनालिसिस की एक बेहद डिटेल्ड प्रेजेंटेशन है। ये प्रेजेंटेशन राइट। और इस चर्चा का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है ना, वो ये है कि हम इंग्लिश ग्रामर को रटने के बजाय उसकी जो लॉजिक है उसको समझना शुरू करें। सही कहा, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एक सबसे बड़ी गलती करते हैं जिसे हम ट्रांसलेशन ट्रैप या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का जाल कह सकते हैं। हाँ, बचपन से हमें यही सिखाया गया ना कि वाक्य के अंत में अगर रहा है या रही है आए तो वहां कंटिन्यूअस टेंस लगा दो। एग्जैक्टली। लेकिन जब बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की, तो ये ट्रांसलेशन का फॉर्मूला पूरी तरह से फेल हो जाता है। पूरी तरह फेल होता है। इस चर्चा का कोर ऑब्जेक्टिव यही है कि हम टेंस को किसी सिंपल ट्रांसलेशन से आगे बढ़कर देखें। जो परीक्षार्थी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि ग्रामर सिर्फ शब्द का अनुवाद नहीं है। तो फिर क्या है? ये बेसिकली स्टेट्स ऑफ एक्शन यानी क्रिया की अवस्थाओं का एक विश्लेषण है। और इस विश्लेषण में हमारा सबसे बड़ा फोकस एक सिद्धांत पर रहेगा कि टाइम डिसाइड्स टेंस, यानी समय ही टेंस को तय करता है। सही पकड़ा, समय टेंस तय करता है, ना कि इसका उल्टा। इसके अलावा एब्सोल्यूट और रिलेटिव टाइम के बीच का फर्क समझना भी एग्जाम क्लियर करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। ब्रह्मास्त्र, हाँ। तो इसको अगर थोड़ा आसान शब्दों में कहें तो एब्सोल्यूट टाइम यानी वो समय जो बिल्कुल फिक्स है, और रिलेटिव टाइम यानी वो समय जो देखने वाले के नजरिए से बदलता है। बिल्कुल। ट्रांसलेशन के जाल से बाहर निकलकर इस लॉजिकल फ्रेमवर्क को अपनाना ही सफलता की कुंजी है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। अगर टाइम और टेंस दो अलग अलग चीजें हैं तो इनके बीच का बुनियादी फर्क आखिर है क्या? क्योंकि आम बोलचाल में तो हम टाइम और टेंस को एक ही समझ लेते हैं ना। ये बहुत ही आम गलतफहमी है। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए कि टाइम यानी समय एक बहती हुई नदी की तरह है, एक फ्लोइंग रिवर जो एक निरंतर सच्चाई है, एक कंटिन्यूअस रियलिटी है। ओके, फ्लोइंग रिवर। हाँ, समय एब्सोल्यूट है और इन्फिनिट है। इसे व्याकरण या ग्रामर की जरूरत नहीं होती। समय को हम या तो पॉइंट्स में नापते हैं, जैसे कि दोपहर के 2 बजे या साल 2018, या फिर हम इसे ड्यूरेशंस यानी अवधि में नापते हैं, जैसे 2 घंटे या 5 साल। समय अपना काम करता रहता है। राइट। लेकिन दूसरी तरफ जब हम टेंस यानी काल की बात करते हैं तो टेंस उस बहती हुई नदी की एक फोटोग्राफ है। एक फोटोग्राफ? वाओ। हाँ, ये सिर्फ एक ग्रामेटिकल टूल है, व्याकरण का एक औजार है। टेंस असल में एक स्पेसिफिक वर्ब फॉर्म या क्रिया का रूप है जिसका इस्तेमाल हम उस टाइम के पॉइंट या ड्यूरेशन को दर्शाने के लिए करते हैं। ये रिवर और फोटोग्राफ वाली एनालॉजी सच में दिमाग में छपने वाली है। इसका मतलब ये निकलता है कि वर्ब्स का काम सिर्फ किसी एक्शन या काम को दिखाना नहीं है, बल्कि टाइम के मुकाबले उस एक्शन की स्टेट या अवस्था को दर्शाना है। एग्जैक्टली। एक क्रिया किस समय पर किस हालत में थी ये तय करना टेंस का काम है। तो अगर कोई एक्शन हो रहा है तो नेचुरली उसकी अलग अलग अवस्थाएं होती होंगी। हाँ, एक तो वो स्टेट हो सकती है जहाँ काम पूरी तरह खत्म हो गया हो, और एक जहाँ काम चल रहा हो। बिल्कुल सही पकड़ा। क्रिया की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं जिसे हम 4 स्टेट्स ऑफ एक्शन कहते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हाँ, बताइए। पहली वही जो अभी डिस्कस हुई, कंप्लीट स्टेट, जिसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें एक्शन एक तय पॉइंट पर शुरू हुआ और किसी दूसरे पॉइंट पर खत्म हो गया। यहाँ स्टार्ट और एंड दोनों पूरी तरह से डिफाइंड होते हैं। ओके, स्टार्ट और एंड डिफाइंड है, परफेक्ट टेंस। दूसरी अवस्था है इनकम्प्लीट स्टेट, जिसे कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक्शन शुरू तो हो चुका है और अभी चल रहा है, यानी ये एक प्रोसेस में है। राइट। इसकी सबसे बड़ी और सबसे अहम पहचान है इसकी टेम्पररी वैलिडिटी, यानी ये एक्शन सिर्फ एक तय समय के लिए ही वैलिड है, हमेशा के लिए नहीं। तो एक स्टेट में काम हो गया, दूसरे में चल रहा है, जो कि टेम्पररी है। पर उन क्रियाओं का क्या जो हमारी आदत होती हैं, जैसे मेरा हर सुबह कॉफी पीना, वो किस कैटेगरी में जाएगा? क्योंकि वो टेम्पररी तो नहीं लगता मुझे। यहीं पर तीसरी अवस्था आती है जिसे इंडेफिनिट स्टेट या सिंपल टेंस कहते हैं।
ये उन एक्शंस के लिए होती हैं जिन्हें हम किसी स्पेसिफिक स्टार्ट या एंड पॉइंट से लिमिट नहीं कर सकते। जैसे मेरी सुबह की कॉफी। बिल्कुल। इस स्टेट में वो एक्शंस आते हैं जो फ्रीक्वेंट हैं, यानी बार बार होने वाले, या फिर जो परमानेंट और रेगुलर एक्शंस हैं। और आखिरी यानी चौथी अवस्था है परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट, जो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी। ये इन दोनों का एक मिक्स है। इसमें एक्शन का कुछ हिस्सा पूरा हो चुका होता है, जिसे पार्शियल कंप्लीशन कहते हैं, और कुछ हिस्सा अभी भी बाकी होता है, यानी पार्शियल इनकम्प्लीशन। ओके। इस स्टेट को डिफाइन करने के लिए सेंटेंस में टाइम का होना, चाहे वो पॉइंट हो या ड्यूरेशन, बिल्कुल अनिवार्य है। अगर मैं इस लॉजिक को जोड़ूं तो एक क्रिटिकल रूल बहुत क्लियर निकल कर आता है। अगर कोई एक्शन सिर्फ किसी स्पेसिफिक पॉइंट या ड्यूरेशन के लिए वैलिड है तो वो टेम्पररी है, यानी कंटिन्यूअस है। सही। और अगर वो एक जनरल फैक्ट या आदत है तो वो परमानेंट है, यानी इंडेफिनिट है। सही। सोर्स मटेरियल में इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया गया था। अगर मैं बोलूं आई टीच इंग्लिश, हाँ, तो लॉजिक ये कहता है कि इंग्लिश पढ़ाना एक रेगुलर प्रोफेशन है, इसलिए एक्शन परमानेंट है और इसे इनडेफिनिट स्टेट में रखा गया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि हम इसको उस ट्रांसलेशन ट्रैप से जोड़कर देख सकते हैं जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। अगर सेंटेंस हो आई एम टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम जून 28 टू जुलाई 7, तो यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन दे दी गई है। एग्जैक्टली। इसका लॉजिक ये बनता है कि ये पढ़ाने का जो काम है ये सिर्फ इस तय ड्यूरेशन के लिए वैलिड है। 28 जून से पहले ये एक्शन नहीं हो रहा था और 7 जुलाई के बाद भी शायद नहीं होगा। तो ये टेम्पररी है। हाँ, इसलिए ये टेम्पररी है। और कंटिन्यूअस स्टेट यानी आई एम टीचिंग का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। परीक्षाओं में एग्जामिनर यही टेस्ट करता है कि स्टूडेंट ने क्या टेम्पररी और परमानेंट के फर्क को समझा है या सिर्फ ट्रांसलेट किया है। और इसी ट्रांसलेशन ट्रैप का सबसे बड़ा शिकार बनती है हमारी चौथी अवस्था, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स को ये ड्यूअल स्टेट कॉन्सेप्ट अक्सर बहुत कंफ्यूज करता है। बहुत ज्यादा। एक हिंदी सेंटेंस लेते हैं, मैं 2014 से यहाँ पढ़ा रही हूँ। अब जब एग्जाम में एक स्टूडेंट इसका अनुवाद करता है तो वो नेचुरली सोचता है कि रहा हूँ है तो कंटिन्यूअस लगा दो, और वो लिख देता है आई एम टीचिंग हियर सिंस 2014। हिंदी में ये बिल्कुल ठीक लगता है, पर इंग्लिश ग्रामर में तो ये पूरी तरह गलत है ना। 100% गलत है। और इसका रीजन वही ड्यूअल स्टेट का लॉजिक है जिसे हम पार्शियल कंप्लीशन और पार्शियल इनकम्प्लीशन कह रहे थे। राइट। आई एम टीचिंग सिर्फ एक इनकम्प्लीट या कंटिन्यूअस स्टेट को दर्शाता है। ये इस बात को कैप्चर ही नहीं कर पाता कि 2014 से लेकर अब तक जो इतने सालों का एक लंबा समय बीत चुका है वो हिस्सा अब परफेक्ट हो चुका है, यानी कंप्लीट हो गया है। समझ गई। एक सेंटेंस में उस पुराने कंप्लीट हिस्से को और अभी चल रहे इनकम्प्लीट हिस्से को दोनों को दिखाने के लिए हमें हैव बीन की जरूरत पड़ेगी। तो सही सेंटेंस क्या होगा? ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट के परफेक्ट अलाइनमेंट के बाद सही सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2014। टाइम रेफरेंस का होना बिल्कुल अनिवार्य है, उसके बिना कंप्लीटेड पार्ट का पता नहीं चलता। ये ड्यूअल स्टेट वाला फर्क समझना सच में एक आई ओपनर है। चलिए अब उस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो सच में माइंड बेंडिंग है, रिलेटिविटी ऑफ टाइम, यानी रेफरेंस पॉइंट्स का खेल। हम तो हमेशा यही मानते आए हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फिक्स होते हैं, पर असल जिंदगी और ग्रामर दोनों में ऐसा नहीं होता। अगर हम इसको एक बड़े दायरे में देखें तो हम पाएंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमेशा टाइम ऑफ रिपोर्टिंग पर निर्भर करते हैं। टाइम ऑफ रिपोर्टिंग यानी जब बात कही जा रही है। सही। बात किस समय पर और कहां से कही जा रही है। सोर्स मटेरियल ने एक बहुत ही बढ़िया टाइमलाइन एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए कि कोई इवेंट 2018 में हुआ है। अब अगर कोई ऑब्जर्वर साल 2020 में बैठकर इस इवेंट के बारे में रिपोर्ट कर रहा है तो 2020 के नजरिए से 2018 एक बीत चुका समय है, यानी वो पास्ट है। हाँ, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन सोचिए अगर कोई ऑब्जर्वर साल 2014 में बैठकर उस 2018 के इवेंट के बारे में बात कर रहा है तो 2014 के हिसाब से 2018 आने वाला समय है, यानी वो फ्यूचर है। तो 2018 अपने आप में फिक्स नहीं है, देखने वाले का नजरिया तय करता है। ये डीप है और इसको समझने के लिए हमें सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, जरा इन लाइफ स्टेजेस वाले एग्जाम्पल्स पर ध्यान दीजिए। एक सेंटेंस है ही वॉज शाय इन चाइल्डहुड और दूसरा है ही इज शाय इन चाइल्डहुड। राइट। सिर्फ वॉज और इज का फर्क पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल देता है। अगर इंसान बड़ा हो चुका है यानी जवानी में है तो उसके लिए चाइल्डहुड पास्ट बन चुका है,
इसीलिए was shy बिल्कुल सही है, पर is shy लगाते ही गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेट मैच नहीं हो रही है। एक और एग्जाम्पल है जो टाइम मिसमैच को बहुत क्लियर करता है। द लेटर इज पोस्टेड एट 5 PM। अब यहाँ इज पोस्टेड पैसिव वॉइस का प्रेजेंट स्टेट है, पर टाइम 5 बजे दिया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर बोलने के समय घड़ी में शाम के 4 बज रहे हैं तो 5 बजे एक फ्यूचर टाइम है, उस हिसाब से एक्शन फ्यूचर का हुआ, तो हमें वर्ब को टाइम के मुताबिक सेट करना होगा और बोलना होगा द लेटर विल बी पोस्टेड एट 5 PM। तो इन सब उदाहरणों का आखिर मतलब क्या है? अगर हमें सबको एक गोल्डन रूल में बांधें तो वो क्या होगा? गोल्डन रूल बिल्कुल सिंपल और साफ है। टाइम इज सुप्रीम, यानी समय सर्वोपरि है। टाइम तय करेगा टेंस को। ओके, टाइम डिसाइड्स टेंस। हाँ, अगर सेंटेंस में स्पेसिफिक टाइम रेफरेंस दिया गया है तो हमें हमेशा वर्ब को उस टाइम के अनुसार बदलना होगा। कभी भी वर्ब के हिसाब से टाइम को बदलने की गलती ना करें। इस रूल को एग्जाम के एंगल से टेस्ट करते हैं। सो उसमें एक एग्जाम्पल है, गांधी जी हैज स्टार्टेड द मूवमेंट इन 1930। हाँ, अब 1930 तो निश्चित तौर पर पास्ट है, एक हिस्ट्री का पॉइंट। बिल्कुल। लेकिन यहाँ वर्ब हैज स्टार्टेड यूज हुआ है जो प्रेजेंट परफेक्ट है। रूल के हिसाब से हमें वर्ब को टाइम के अनुसार बदलना है, तो हैज स्टार्टेड गलत हो गया और इसकी जगह पास्ट इंडेफिनिट आएगा। सही वाक्य बनेगा गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट इन 1930। एकदम सही। एक और सोर्स एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ देखते हैं, जहां एग्जाम में बहुत फोकस होता है। वी आर लर्निंग इंग्लिश एवरी डे। यहाँ एवरी डे फ्रीक्वेंसी दिखाता है। हाँ, एवरीडे क्रिया की आवृत्ति दिखाता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई एक्शन फ्रीक्वेंट है या आदत है तो वो टेम्पररी या कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, उसे परमानेंट या इंडेफिनिट बनना पड़ेगा। राइट, टेम्पररी नहीं हो सकता। इसलिए यहां आर लर्निंग गलत है और इसकी जगह इंडेफिनिट टेंस आएगा। सही सेंटेंस होगा वी लर्न इंग्लिश एवरी डे। ये जो फ्रीक्वेंसी वाले शब्द हैं, इन पर एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे नेवर, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, डेली, सेल्डम, रेगुलरली। ये सारे शब्द एक्शन का एक फ्रीक्वेंसी पैटर्न बताते हैं। हाँ, और क्योंकि ये शब्द फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं इसलिए ये इंडेफिनिट स्टेट में आते हैं। अगर प्लेसमेंट की बात करें, अगर सेंटेंस है इट इज यूजुअली रेनिंग हियर, तो ये गलत है, क्योंकि यूजुअली आदत बता रहा है और इज रेनिंग उसे टेम्पररी बना रहा है। सी और पैटर्न की बात, लेकिन उन चीजों का क्या जो यूनिवर्सल फैक्ट्स है? यहां एक बार फिर वो ट्रांसलेशन ट्रैप वापस आ जाता है। जैसे फैक्ट है कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है। हाँ, साइंटिफिक प्रॉपर्टी। पर क्योंकि अगर हम हिंदी में सोचते हैं तो हम कई बार बोलते हैं पानी उबल रहा है, तो एग्जाम में स्टूडेंट नेचुरली ट्रांसलेशन करके वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस लिख देता है और यहीं पर मार्क्स कट जाते हैं। साइंटिफिक और जियोग्राफिकल फैक्ट्स हमेशा परमानेंट होते हैं, इसीलिए वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एक साइंटिफिक प्रॉपर्टी है जो सच थी और आज भी सच है। वाटर इज बॉइलिंग लिखने से लगता है कि ये एक्शन सिर्फ अभी टेम्पररी तौर पर हो रहा है, जो फैक्चुअली गलत है। यही नियम कहावतों यानी प्रोवर्ब्स पर भी लागू होता है। कहावत है इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। अगर कोई इसे पास्ट टेंस में लिख दे कि इट टुक टू टू मेक अ क्वारल, तो इसका मतलब निकलेगा कि सिर्फ एक खास वक्त पर पास्ट में ताली दोनों हाथों से बजी थी, जो कि एब्सर्ड साउंड करता है। कहावतें तो टाइमलेस होती है ना? बिल्कुल, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जरूरी है। अब हम कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग की बात करते हैं, और इसमें एक बड़ा हिस्सा आते हैं स्टेटिव वर्ब्स, जिसमें मेंटल स्टेट्स आते हैं जैसे मीन, माइंड, लव, नो। इनके बारे में सोच क्या बताता है? इनका कंटिन्यूअस फॉर्म बनता है क्या? नहीं, ये एक्टिव प्रोसेसेस नहीं होते। आप किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, इसका कोई कंटिन्यूअस फिजिकल प्रोसेस नहीं हो रहा होता जिसे आप देख सकें, इसलिए इनका कॉन्टिन्यूअस यानी आईएनजी फॉर्म आमतौर पर नहीं बनता। ओके, तो आई एम मीनिंग या आई एम नोइंग हिम कहना गलत है। हाँ, ग्रामेटिकली और लॉजिकली गलत है। सही यूज आई मीन या आई नो ही होता है। और इस लॉजिक को समझने के लिए सिर्फ ग्रामर रूल्स काफी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट समझना भी उतना ही जरूरी है। कॉन्टेक्सचुअल एम्बिग्यूटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है। सोचो एक स्टूडेंट पढ़ता है आई लाइक मैंगोज। अब ग्रामर तो ठीक है, पर इसके कितने मतलब निकल सकते हैं? कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसके 3 अलग मतलब हो सकते हैं। पहला हो सकता है बोलने वाला कंपेयर कर रहा हो कि मुझे सेब पसंद नहीं बल्कि आम पसंद है। दूसरा ये हो सकता है कि दूसरों को आम पसंद नहीं पर मुझे पसंद है। और तीसरा और सबसे आम मतलब कि मुझे जनरली आम खाना पसंद है।
ग्रामर के साथ स्पीकर का इंटेंट समझना भी जरूरी है। सोर्स में एक और एग्जाम्पल दिया है, आई डिड नॉट मीट हिम बिकॉज ही वॉज इल। यहाँ भी एम्बिग्विटी है ना? हाँ, यहाँ अस्पष्टता इस बात की है कि सेंटेंस का फोकस क्या है। क्या बोलने वाला ये कहना चाहता है कि मैं उससे इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो बीमार था, या फिर इसका मतलब ये है कि उसके बीमार होने का कारण ये नहीं था कि मैं उससे मिला, बल्कि कुछ और था। क्लैरिटी ना होने से पूरा मतलब बदल सकता है। यहाँ पर चीजें सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। चलिए अब हम चर्चा के एक आखिरी लेकिन सबसे ट्रिकी हिस्से पर आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के बीच का अंतर, और इसमें स्पेसिफिकली अगो और बिफोर शब्दों का खेल। इन दोनों के बीच का अंतर उन जंप्स में है जो हम टाइम में लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगो की। अगो को हम एक फर्स्ट जंप या सिंगल स्टेप समझ सकते हैं। सिंगल स्टेप बैकवर्ड्स। हाँ, ये नाउ से सीधा पीछे पास्ट में लिया गया एक कदम है। इसके साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है। जैसे कि दे सेंट मी दिस बॉक्स 5 years ago, तो आज से कैलकुलेट करके 5 साल पीछे। सही। अब बात करते हैं बिफोर की। इसको द डबल जंप या 2 स्टेप्स कहा जाता है। डबल जंप कैसे? इसमें आप प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं और फिर उस पास्ट के भी पास्ट तक जाते हैं। इसके साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, वी हैड मेट इन 2014, वी हैड वर्कड टुगेदर 5 years बिफोर। 2014 ऑलरेडी पास्ट है और वहां से 5 साल और पीछे यानी 2009। एग्जैक्टली। इस डबल जंप की वजह से ही यहाँ हैड वर्क यानी पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है। क्या जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है। तो जो स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम आज के इस पूरे विश्लेषण को ग्रामर मास्टरी के 4 पिलर्स के रूप में समराइज कर सकते हैं। पहला पिलर, टाइम इज सुप्रीम, टाइम ही टेंस तय करता है। दूसरा पिलर है आइडेंटिफाई द स्टेट। सही टेंस लगाने से पहले ये पहचानो कि क्या क्रिया कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है या इंडेफिनिट है। तीसरी बात, रिलेटिविटी। क्या एक्शन अभी से जुड़ा है या किसी दूसरे पॉइंट से रिपोर्ट हो रहा है। और चौथा पिलर, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। और सबसे बड़ी सीख यही है कि ट्रांसलेशन के जाल से बचें। एक सही वाक्य व्याकरण यानी वर्ड्स और संदर्भ यानी मीनिंग दोनों के मिलने से बनता है। इन दोनों का एक साथ अलाइन होना बहुत जरूरी है। एकदम। और वैसे समय और रिलेटिविटी की बात करते करते एक बड़ा ही मजेदार ख्याल आता है। अगर समय सर्वोपरि है और देखने वाले के हिसाब से रिलेटिव है, तो जब हम इतिहास के किसी पुराने दस्तावेज या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को आज पढ़ते हैं तो उस छात्र के दिमाग में टेंस का अनुभव उस लेखक के अनुभव से कितना अलग होता होगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। लेखक ने जब उसे लिखा था तो उसके लिए वो प्रेजेंट था, एक्शन चल रहा था, पर आज पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए वो एक बीता हुआ पास्ट है। सोचना इस पर कि ग्रामर सिर्फ नियम नहीं बल्कि समय को देखने का एक नजरिया है, एक लेंस है। सच में बहुत डीप थॉट है। तो इस लेंस को क्लियर रखने के लिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। द डीप डाइव के इस सीखने सिखाने वाले सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये लॉजिक आपकी तैयारी में काम आएगा।